Good evening, friends. This is Dr. Rakesh Jain again. This is my third episode about epilepsy that I have started. So, this is part of the child neurology with Rakesh Jain, and I have taken these episodes on epilepsy to start with, and then gradually I will be covering other topics relevant in pediatric neurology. फर्स्ट एपिसोड में मैंने कवर किया था कि एमरजेंसी मैनेजमेंट क्या होना चाहिए अगर कम्युनिटी में या घर पे बच्चे को सीजर आते हैं तो किस तरह से मैनेज करना चाहिए। दूसरे एपिसोड में हमने बात की थी कि एपिलेप्सी की मैनेजमेंट क्या है, क्या क्या दवाइयाँ हैं या दवा काम नहीं करती है तो और क्या डाइट है या सर्जरी है या और कोई इंस्ट्रूमेंट्स हैं लाइक वीएनएस और डीबीएस इम्प्लांटेशन। सो इन सब चीज़ों पे हमने ब्रीफली इनको टच किया था, डिटेल में तो जाना इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो कुछ ऑडियंस के कमेंट्स थे उसमें कि दे वांटेड टू नो अबाउट साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ सम पर्टिकुलर मेडिसिन बहुत सारी हैं एपिलेप्सी में, तो सभी दवाइयों के बारे में चर्चा करना तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन आज इस एपिसोड में व्हाट आई एम प्लानिंग टू डू इज़ टू टॉक अबाउट the common medicine that has been used in epilepsy, particularly in children, and their side effects, what to do when you are on these medications. Secondly, I will talk about problems or comorbidity associated with epilepsy. और हिंदी में अगर हम बोलें तो मिर्गी से जुड़ी जो समस्याएं हैं, मिर्गी एक तो मिर्गी अपने आप में दोहरा एक प्रॉब्लम है, दूसरा जो मिर्गी के साथ और जो चीज़ें जुड़ जाती हैं और जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और साथ ही में हम ये भी बताएंगे इसमें कि उन प्रॉब्लम को कैसे एड्रेस करें, कैसे उनको मिनिमाइज़ कर सकते हैं या कैसे उनको ठीक किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कॉमनली यूज मेडिसिन इन एपिलेप्सी इन चिल्ड्रन। सबसे पहले हम बिल्कुल ओल्ड इज़ गोल्ड की बात करेंगे। पुरानी दवाइयां हैं जो पिछले कई सालों से, कई दशकों से चली आ रही हैं, आज भी उतनी ही कारगर हैं, लेकिन थोड़ा सा उनका साइड इफ़ेक्ट हमें ध्यान रखना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल फेनिटोइन एक मेडिसिन है जो सबने नाम सुना होगा, जो एपिलेप्सी से संबंध रखते हैं, जो एप्टोइन के नाम से या डायलेंटिन के नाम से आती है। दिस इज़ वेरी गुड मेडिसिन एंड इट इज़ स्टिल अवेलेबल, स्टिल बीइंग यूज्ड, बट मोस्ट कॉमनली वी यूज़ दिस मेडिसिन इन एमरजेंसी सिनारियो इन चिल्ड्रन। जैसे बच्चे को अगर सीजर आते हैं, एमरजेंसी में आना पड़ता है, तो जो पहली दवा यूज़ करते हैं, दिस इज़ वन ऑफ द फर्स्ट लाइन ड्रग्स इन एपिलेप्सी मैनेजमेंट। लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट एक्यूट में भी होते हैं, कुछ मतलब कुछ हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है एक्यूट में, लेकिन वो सब मॉनिटरिंग के साथ अगर हम करते हैं तो जनरली कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। उसके बाद एक बार जब एमरजेंसी में सीजर रुक गए हैं तो कुछ डॉक्टर्स अभी भी ओपीडी बेसिस पे इसको प्रिस्क्राइब कर देते हैं, जो घर में जैसे आप सिरप के फॉर्म में या गोली की फॉर्म में इस दवा को लेते हैं। हालांकि इसका इस्तेमाल जो है पहले के मुकाबले में अब काफ़ी कम हो गया है, क्योंकि अब और जो है न्यूअर मेडिकेशन आ गई हैं विद लेस साइड इफ़ेक्ट, तो पीपल यूज़ दोज मेडिसिन मोर ऑफन, बट स्टिल एप्टोइन या डायलेंटिन का चलन अभी है, ये कम्प्लीटली बंद नहीं हुआ है ऑन ओपीडी बेसिस। For emergency, as I said, it is still one of the best drug to use. तो अब हम ये मानते हैं कि आपके डॉक्टर ने आपको डायलेंटिन दी है और घर पे ले जाने के लिए दी है, खाने के लिए। तो अगर ये गोली है तो गोली आप सीधा एक बारी में स्वालो कर सकते हैं खाने के बाद, जैसा आपको डॉक्टर ने बताया है। दूसरा, अगर सिरप है ये, तो इसमें कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, तो जब भी सिरप दें आप डायलेंटिन का, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू शेक इट वेरी वेल बिफोर यूज़। तो मैं आप कॉमन चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ जिससे आप अवेयर रहें, सो दैट यू डोंट गेट एनी कॉम्प्लिकेशन। अगर उसको प्रॉपर हिलाते नहीं हैं तो उससे दो समस्याएं हो जाती हैं। एक तो इससे जो है दवा की डोज पूरी नहीं होती है, क्योंकि ऊपर जो है डाइल्यूशन रह जाता है, नीचे कंसनट्रेटेड मेडिसिन होती है, और नीचे वाली मेडिसिन इतनी ज़्यादा कंसनट्रेट हो जाती है, कई बार बच्चे हमारे पास आते हैं डायलेंटिन टॉक्सिसिटी से, ओवरडोज से आ जाते हैं, तो इसलिए उसको हिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नंबर 1। सेकंड, जो बच्चे लॉन्ग टर्म डायलेंटिन पे होते हैं उनमें मसूड़ों में कई बार सूजन आ जाती है। एक अलग तरह का अनीमिया भी उन बच्चों में हो सकता है जिसको मेगलोब्लास्टिक अनीमिया कहते हैं, क्योंकि डायलेंटिन देने से फॉलिक
जो एसिड होता है उसकी कमी हो जाती है काइंड ऑफ हमारी बॉडी में। तो मोस्टली डॉक्टर जब डायलेंटिन देते हैं तो फोलेट सप्लीमेंट भी देते हैं, फोलिक एसिड की 5 mg की गोली जो प्रेग्नेंट लेडीज़ को दी जाती है, काफ़ी लोग फेमिलियर होंगे उस दवा से, तो वो देनी चाहिए। तो मेन साइड इफ़ेक्ट डायलेंटिन के क्या हैं? मसूड़ों में स्वेलिंग आ सकती है, खून आ सकता है या अनीमिया हो सकता है। दूसरा, अगर ये बात जो मैं बता रहा हूँ ये बड़े लोगों के लिए भी आवश्यक है, अगर प्रेग्नेंट लेडीज़ इस दवा को लेती हैं, और इसके साथ में और भी कई दवाइयाँ हैं जैसे वेलप्रो, जो आगे मैं जिक्र करूँगा, अभी बता देता हूँ उसको, जैसे डायलेंटिन, वेलप्रोइट, गार्डिनल, और भी जितनी भी मेडिकल दवाइयाँ हैं सबके टेराटोजेनिक इफेक्ट होते हैं। टेराटोजेनिक मतलब अगर प्रेग्नेंट लेडी इन दवाओं को लेती है तो होने वाले बच्चे पर उसका असर पड़ सकता है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स इज़ वन ऑफ द टेराटोजेनिक इफेक्ट ऑफ दिस मेडिकेशन। तो अगर आप इस दवा पे हैं और उस रेंज में अगर मान लें प्रेगनेंसी हो जाती है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें, और जो है फॉलेट जो है उससे कंसेप्शन से पहले ही फॉलेट शुरू करना चाहिए। और बाकी डॉक्टर आपको अच्छे से ऑलरेडी बताएंगे आई मीन अबाउट द प्रेगनेंसी काउंसलिंग एंड ऑल दैट, तो मैं अभी उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। दूसरी पुरानी दवा जो इस्तेमाल होती है, खासतौर पे छोटे बच्चों में दी जाती है, वो है गार्डिनल, फिनोबार्बिटोन, फिनोबार्बिटल के नाम से आती है। उसका भी साइड इफ़ेक्ट, एक तो उससे थोड़ी नींद ज़्यादा आती है, बच्चा ड्राउजी रह सकता है, लेकिन वो शुरू में होता है, बाद में आमतौर पे नहीं होता है। उस मेडिसिन को भी हम लंबे समय तक नहीं देते हैं। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द गुड मेडिसिन टू बी यूज्ड इन एमरजेंसी, और जब ओपीडी बेसिस पे हम यूज़ करते हैं तो कम समय के लिए करते हैं, 3 महीना 6 महीना, खासतौर पे न्यूबॉर्न में। उसके बाद ये दवा बंद हो जाती है, और अगर हमें लगे कि दवा की आवश्यकता है तो देन वी स्विच इट ओवर टू अनदर मेडिकेशन। अगर ये लंबे समय तक बच्चा लेता रहे तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? गार्डिनल जिसकी हमने बात की है अभी, बच्चों में कुछ बिहेवियरल प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे हाइपर एक्टिव, कंसंट्रेशन कम, बहुत शरारती बच्चे जैसे होते हैं, एग्रेसिव बिहेवियर, और एक बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं ADHD। तो वो ये सब होने की संभावनाएं थोड़ी सी बढ़ जाती है अगर गार्डिनल को लॉन्ग टर्म बेसिस पे यूज़ किया जाए। तो इन सब बातों का ध्यान रखें, डॉक्टर से डिस्कस करें जब बच्चा इन दवाओं पे हो। उसके बाद जो कॉमनली यूज्ड मेडिसिन आती हैं, एक वेलप्रोइट, सोडियम वेलप्रोइट आपने नाम सुना होगा, एपिलेक्स के नाम से आती हैं, वेलपरीन के नाम से, बहुत सारे ब्रांड्स के नाम से आती हैं। तो उसके भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं क्योंकि ये दवा मेनली लीवर के थ्रू मेटाबोलाइज होती है। तो आप ध्यान रखें इसमें, एक तो एलर्जिक रिएक्शन का सभी मेडिसिन में ध्यान रखना है, बार बार मैं नहीं बोलूँगा। अगर आप कोई भी एपिलेप्सी के मेडिसिन लेते हैं, खासतौर पे वेलपरीन है, ऑक्सीटोल है या टिग्रिटाल ग्रुप की मेडिसिन है, अगर बॉडी पे दाने निकल जाते हैं या मुंह में अल्सर हो जाते हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, तो अगली डोज लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें, क्या ये एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं है। वंस यू आर श्योर दैट दिस इज़ नॉट एलर्जिक रिएक्शन, यू कंटिन्यू द मेडिकेशन, अदरवाइज वी मे हैव टू चेंज द मेडिसिन। सो प्लीज़ बी अवेयर अबाउट दिस साइड इफ़ेक्ट। और वेलप्रोइट से क्या प्रॉब्लम हो सकती है? एक तो भूख ज़्यादा लगती है, तो वज़न बढ़ सकता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। वेलप्रोइट पे लीवर के थ्रू जाती है तो कई बार हेपेटिक टॉक्सिसिटी, जिसको हेपेटाइटिस भी बोलते हैं, वो हो जाती है। तो हम यूजुअली देखते हैं कि बच्चे को भूख ठीक लग रही है, वॉमिटिंग वगैरह तो नहीं है, पीलिया के कोई सिम्टम तो नहीं है। अगर हमें ज़रा सा भी शक हो तो लीवर फंक्शन टेस्ट, एक ब्लड की जांच होती है छोटी सी, वो करा के हमें इसका आइडिया लग सकता है। दूसरा, कुछ बच्चों को जो है बाल भी गिरने शुरू हो जाते हैं। अगर आप वेलपरीन ले रहे हैं तो बाल गिर सकते हैं उससे, तो अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं, या तो हम डोज में एडजस्टमेंट करते हैं उसकी, या कुछ और दवा साथ में दे दी जाती है उसको रोकने के लिए। लड़कियों में कुछ एक बीमारी होती है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, जिससे उसके डिटेल में तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा जैसे शरीर पे बाल ज़्यादा आने लग जाते हैं, मोटापा बढ़ जाता है। तो इस दवा के साथ अगर ऐसे कोई भी सिम्टम आपको लगें तो तुरंत अपने डॉक्टर को बताएं। तो ये कॉमन चीज़ें मैं बता रहा हूँ, बाकी तो बहुत सारी और चीज़ें होती हैं। आप अगर इंटरनेट पे इसके बारे में पढ़ते हैं और आपको किसी चीज़ के बारे में संशय हो तो अपने डॉक्टर से आपको ज़रूर डिस्कस करना चाहिए। अगली दवा है टिग्रिटोल, जिसके बारे में बताना चाहूँगा। टिग्रिटोल या ऑक्सीटोल उसी ग्रुप की दवा है ये, कार्बामेज़ेपिन, ऑक्सकार्बामेज़ेपिन, जिसका
rashes or allergic reaction is one of the commonest side effect that has to be kept in mind. In addition to that, थोड़ा सा नींद आना, मोस्टली दवाओं में ऐसा होता है जब हम शुरू करते हैं तो थोड़ी नींद ज़्यादा आती है, यू मे फील ड्राउजी. अगर एक लेवल से ज़्यादा लगे तो डॉक्टर हो सकता है दवाओं को और भी कम डोज में शुरू करें. इसके अलावा टिग्रिटोल से क्या होता है कि कई बार आपकी ब्लड सेल्स को कम कर देती हैं. प्लेटलेट फंक्शंस हैं, प्लेटलेट के काउंट्स कम हो सकते हैं उससे, या वाइट सेल के काउंट कम हो सकते हैं, न्यूट्रोफिल कम हो सकते हैं, जिससे हमारी रोग से लड़ने की जो प्रतिशोधक क्षमता होती है वो थोड़ी कम हो जाती है. तो अगर ऐसा कुछ भी लगता है तो डॉक्टर यूजली ध्यान रखते हैं इन चीज़ों का. ऐसा नहीं है कि आपको बार बार ब्लड टेस्ट कराना है, उस चीज़ के पीछे पैरानॉइड होने की हमें आवश्यकता नहीं है. लेकिन जस्ट वी नीड टू बी अवेयर दैट दीज आर द मेडिसिन एंड दीज आर द साइड इफ़ेक्ट्स. एक और मेडिसिन मैं यहाँ बताना चाहूँगा आपको, लिवेरा आपने नाम सुना होगा, लेवेट्रिस्टाम. दिस इज़ न्यूअर ग्रुप ऑफ मेडिकेशन used commonly in children and adults. Levera is I will not say safe, but yes, relatively it is safer. It's newer medication. Side effect थोड़ा कम रहता है. ऐसा नहीं है कि हर बच्चे में हम इसको यूज़ करते हैं, जहाँ इंडिकेशन होती है यूज़ करते हैं. लेकिन इसका भी जो मेन प्रॉब्लम है लेवेरा शुरू करने के बाद आता है कि आप बिहेवियरल चेंजेस कुछ आ जाते हैं कई बार लेवेरा शुरू करने से, इरिटेबिलिटी या एग्रेशन, मूड चेंजेस. तो अगर लेवेरा शुरू करने के बाद आपको लगे बच्चे में ऐसे कोई चेंजेस हैं, और इनिशियली हो सकता है 1-1.5 महीना कुछ रहें, उसके बाद सेटल हो जाते हैं काफ़ी बच्चों में, लेकिन उसके बाद भी रहें और या उससे पहले भी आपको लगें कि सिम्टम इतने ज़्यादा हैं कि बच्चा कोप नहीं कर पा रहा है, तो अपने डॉक्टर को ज़रूर सूचित करें. और या तो उसकी डोज कम की जाएगी या फिर दवा को बदला जाएगा, या इसके और हायर सॉल्ट आते हैं जैसे ब्रिवेरासिटाम आता है जो नया सॉल्ट है जिसके बिहेवियरल साइड इफ़ेक्ट थोड़े से कम रहते हैं. तो उसके बारे में बात की जा सकती है कि वो आपके बच्चे के लिए सूटेबल है या नहीं है, वो चर्चा आप डॉक्टर से कर सकते हैं. ये कॉमनली यूज्ड मेडिसिन है एपिलेप्सी में, एज ए फर्स्ट लाइन यूज़ करते हैं. और 1-2 मेडिसिन के बारे में मैं बताऊंगा. एक क्लोबाजैम है जो कॉमनली यूज़ होती है, फ्रीजियम या क्लोबा के नाम से आती है, जो एक अच्छी मेडिसिन है यूज़ करने और काफ़ी कारगर भी है. जल्दी शुरू हो जाता है काम इसका, लेकिन इससे नींद आती है शुरू में, तो बी केयरफुल. और कुछ बच्चे चिड़चिड़े भी हो जाते हैं. तो अगर ऐसा लगे दवा शुरू करने के बाद कि बच्चा बहुत ज़्यादा सो रहा है तो अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं. चिड़चिड़ाहट भी दवाओं से हो सकती है. कुछ बच्चों को ड्रूलिंग शुरू हो जाती है, तो ड्रूलिंग अगर बहुत ज़्यादा है तो डॉक्टर को ज़रूर सूचित करें. इसी ग्रुप की और ड्रग है क्लोनाजिपाम है, वो भी हम यूज़ करते हैं बहुत छोटे बच्चों में दौरे को रोकने के लिए, जिससे कि नींद ज़्यादा आती है और ड्रूलिंग भी कई बार बढ़ जाती है. और बहुत ज़्यादा अगर यूज़ करें तो कई बार सांस भी स्लो हो जाता है. तो अपनी मर्जी से आपको डोज नहीं बढ़ानी है. आपको लगे कि दौरे आ रहे हैं बच्चे को कि हम इसको ज़्यादा डोज में दे दें, तो वो आपको नहीं करना है. जितनी डोज आपको डॉक्टर ने बताई है उसी डोज में प्रॉपर माप के आपको बच्चे को दवा देनी है. अपनी तरफ से कोई भी उसमें एडिशन नहीं करना है. तो ये तो कॉमन दवाइयाँ मैंने बता दी. इसके अलावा भी किसी और स्पेसिफिक दवा के बारे में अगर आप पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड विल कवर इन द नेक्स्ट सेशन. सो और क्या समस्याएं होती हैं एपिलेप्सी से जुड़े जो है बच्चे में जो प्रॉब्लम होती है. एक तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि मोर देन 2/3 जो बच्चे होते हैं दे बिकम सीजर फ्री विद अप्रोप्रिएट डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट. लेकिन जो 1/3 जो बच्चे रहते हैं जिनमें एपिलेप्सी ठीक से कंट्रोल नहीं होती है, तो एक तो एपिलेप्सी अपने आप में एक समस्या है. दूसरा, उसके साथ में कई चीज़ें आ जाती हैं, जैसे इंटेलिजेंस में थोड़ा कमी आ सकता है अगर एपिलेप्सी ज़्यादा है. कई बार दवाओं के भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं जैसे मैंने बताया है. मेमोरी में थोड़ी दिक्कत आ सकती है. बिहेवियर में प्रॉब्लम आ सकती है, लाइक हाइपर हो जाते हैं कई बच्चे, एक जगह टिक के नहीं बैठ सकते हैं, कंसंट्रेशन नहीं करती हैं, पढ़ाई में कमज़ोर हैं, स्कूल से शिकायत आती हैं. तो ये सब समस्याएं हैं जो एपिलेप्सी से जुड़ी बच्चों में होती हैं. कई बार दवाओं के भी साइड इफ़ेक्ट इसी तरफ ले जाते हैं हमें, और कई बार जो बीमारी इटसेल्फ है इट कॉजेज एपिलेप्सी एंड इट कॉजेज अदर कोमॉर्बिड प्रॉब्लम्स एज वेल अलॉन्ग विद सीजर्स. तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है. और ऐसा नहीं है कि सब चीज़ें लाइलाज हैं. अगर इनमें से कोई भी चीज़ें आपको लगती हैं तो प्लीज़ डॉक्टर से आप डिस्कस कीजिए. और हो सकता है कई बार हमें स्पेशल एजुकेटर की भी ज़रूरत पड़ती है, या हम साइकोलॉजिस्ट से भी कंसल्ट करते हैं.
तो काफ़ी चीज़ों को हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जैसे ADHD है, मैंने आपको बताया, अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जो कि काफ़ी कॉमनली देखी जाती है एपिलेप्सी वाले बच्चों में। तो उसका भी इलाज है, ऐसा नहीं है, काउंसलिंग है, एक स्पेशल कुछ दवाइयाँ उसके लिए दी जाती हैं जिससे हमें आराम मिलता है। और बाकी चीज़ों का ध्यान रखें, स्कूल में ज़रूर बताएं, क्लास टीचर को, जो काउंसलर होते हैं उनको इन्फॉर्म करें आप। तो ऐसा कोई भी अगर स्कूल में सिम्टम्स उनको लगते हैं कि बच्चे का बिहेवियर अप्रोप्रिएट नहीं है, तो वो पेरेंट मीटिंग में डिस्कस ज़रूर करें उस चीज़ को, और उसको क्लियर करने की कोशिश करें अपने डॉक्टर से, काउंसलर से, साइकोलॉजिस्ट से मिलके। उसको एक तो छुपाएं नहीं किसी से, क्योंकि कुल मिला के हम 60-70% बच्चे ऑलमोस्ट बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। दे कैन गो टू नॉर्मल स्कूल, दे कैन हैव अ नॉर्मल करियर, नॉर्मल लाइफ, अगर हम ठीक से उनका डायग्नोसिस करते हैं और ठीक से मैनेजमेंट करते हैं। आई होप ये सेशन आपको ठीक लगा होगा, और जो एपिलेप्सी के बारे में मैंने जानकारी दी है वो यूज़फुल रही होंगी आपके लिए। अगर इसके अलावा कुछ और आपको एपिलेप्सी में चाहिए तो प्लीज़ डू लेट मी नो, एंड विल प्रिपेयर द वीडियो नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।